आज के क्लास में हम देखेंगे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। आपको पता है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन हैं? तो संविधान के अनुसार हमको पता रहना चाहिए कि भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, ये जब बात आ गई तो आप जनरली क्वेश्चन कहेंगे कि द फादर ऑफ द इंडिया, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम पहले नागरिक क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, गांधी जी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ द इंडिया हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अनुसार ये प्रेसिडेंट को कहता है कि ये हमारे प्रथम सिटीजन हैं, प्रथम नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा देश क्या है? एक लिविंग है, लिविंग कंट्री है, जीवंत है। यानी कि आपके देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। यदि किसी बहुत सारे देशों का यदि कमेटी बने या यूनियन बने, रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? भारत का मालिक कौन होगा? तो महात्मा गांधी जी तो अब नहीं हैं। तो उस समय जो प्रेसिडेंट रहेंगे, जैसे 2026 में हमारी द्रौपदी जी हैं, तो ये हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं और ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे देश की मालिक हैं, हेड ऑफ नेशन हैं ये। ठीक है, तो ये हैं हमारे राष्ट्रपति। आज क्या करेंगे? आज प्रेसिडेंट के बारे में हम पूरी डिटेल्स में देखेंगे। ये जो मेरी क्लास होगी, ये प्री प्लस मेंस अप्रोच पे होगी। प्री यानी कि जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और जो वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उन सबको समराइज करने के बाद जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेंस अप्रोच ये रहेगा कि 250 वर्ड्स में एक क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन का आंसर 250 वर्ड्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको स्टडी किया गया है, उनका जो जिस्ट है, जो सार है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है विद द हेल्प ऑफ द लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक आती है उसको लेके। ये मेरी क्लास यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इनको इंक्लूड किया गया? तो आप जानते हैं कि जब मेरा देश आज़ाद नहीं था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ रूल कर रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नेंस चलाने का जो सिस्टम था, तो वहाँ पे क्या था ब्रिटेन में, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट भी है और वहाँ पे ब्रिटेन के जो राजा थे, जो वंशागत उनका चल रहा था, यानी कि राजा का बेटा राजा या बेटी रानी, ये सिस्टम उनका चल रहा था और ये हमारे इंडिया में भी रूल कर रहे थे और बहुत सारे हमारे चार्टर एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठन हुई 9 दिसंबर 1946 को, तब ये बहस का मुद्दा आया कि हम प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करें या कि न करें, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होगा वो हेड ऑफ द नेशन होगा। वो क्या होगा? हेड ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र का मालिक वही होगा। ठीक, अब एक कंसेप्ट क्यों आया? तो देखिए, उस समय क्या हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी, तो वहां पे रखा गया कि जो सरकार चुन के आएगी
तो वो तो सरकार का जो पीएम बनेंगे वो सरकार के हेड रहेंगे। लेकिन हमको देश का हेड कौन चाहिए? क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारा कल्चरल कंटेक्स्ट भी है। जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या थे कि उस स्टेट के पूरे मालिक थे। तो वो कंसेप्ट हम भी इंक्लूड करना चाहते थे कि सरकार तो कोई चलाए, लेकिन हमारे देश का मालिक कौन होगा? ठीक है? तो स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अमेरिका का भी जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं, ठीक है, हमारा कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाए, है ना, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए, ये सब स्टडी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी स्टडी कर रहे थे। आयरलैंड का है उसको भी स्टडी कर रहे थे। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उस सबको स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करने के बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है वो अमेरिका में है, ठीक है, और जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट है वो ब्रिटिश ट्रेडिशन में है। यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ये हमारा क्या है, यूनिक यूनिक मिक्सचर यूनिक मिक्सचर ऑफ द किसका, ब्रिटिश, जो हमारा ब्रिटिश ट्रेडिशन है, ब्रिटिश ट्रेडिशन और अमेरिकन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, ठीक। ब्रिटिश ट्रेडिशन यानी कि ब्रिटिश ट्रेडिशन में क्या था, इसमें यह था ब्रिटिश ट्रेडिशन में कि यहाँ पे या तो राजा होते थे, किंग, ठीक है, और क्वीन, ये रहते थे, ठीक है, और ये हमारे क्या थे, मोनार्क थे। ये जो किंग और क्वीन थे ये हमारे मोनार्क हैं, और इनको किंग और क्वीन को हम हेड ऑफ स्टेट बोलते थे, हेड ऑफ स्टेट, ब्रिटेन में, है ना, यानी कि ये देश के मालिक या राज्य के पूरे ये मालिक थे। लेकिन इसमें एक चीज था कि ये जो हैं, जो किंग या क्वीन जो हैं, ये हेड ऑफ स्टेट तो हैं, लेकिन इनके पास रियल पावर नहीं थी, ठीक है, बट डज नॉट होल्ड रियल पावर। ओके, समझ में आ गया आपको? यानी कि ब्रिटेन में क्या था कि राजा और रानी हुआ करते थे, वो मोनार्क थे, है ना, लेकिन वो उस पूरी जो शक्ति है उनके अंदर नहीं थी, उनके पास नहीं थी, बशर्ते उनको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता था। ओके, और यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम भी थी, साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सिस्टम भी था, और प्लस हमारे किंग भी थे। ओके, अब देखिए इंडिया में हम किंग और क्वीन, राजा और रानी को तो हेड नहीं बना सकते थे, क्योंकि इस कल्चर से हम आगे निकल चुके थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टडी करते समय हमने पाया कि जो अमेरिका है, अमेरिका मॉडल में, तो अमेरिका में एक टर्म एक टर्म है और एक डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन यानी कि एक शब्द है और एक पोस्ट है, और वो पोस्ट क्या है, वो है प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है आपको? यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है, और ये जो प्रेसिडेंट है, ये हमारा क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, ये हमारा रियल पावर इसके पास है, यानी कि होल्ड रियल पावर इन यूएसए। ये सब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, तो ये सब निकल के आया कि जो ब्रिटिश ट्रेडिशन है, वहाँ पे ब्रिटिश ट्रेडिशन में हमारा संसद भी है और हमारे राजा रानी भी होते हैं। तो संसद में जो है, तो संसद के जो हमारे
सरकार के जो मुखिया होते हैं उनके हाथ में पूरा पावर होती है, लेकिन जो क्वीन और किंग हैं, राजा जो रानी हैं, वो हमारे पूरे इंग्लैंड के तो मालिक हैं, लेकिन उनके पास उतनी क्षमता पावर नहीं है जितनी पीएम के पास है। वहीं पे अमेरिका मॉडल में देखते हैं तो अमेरिकन मॉडल में क्या है कि एक प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट ही पूरे स्टेट के यानी कि पूरे यूएसए के वही मालिक हैं। रियल पावर उन्हीं के पास है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जो प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है ये हमारा अमेरिकन मॉडल से लिया गया। ओके, और किंग और क्वीन का जो कंसेप्ट है उसको मैंने आपको समझाया है। ओके, अब इंडियन क्या कहे, अब इस पे क्या हुआ कि इस मुद्दे पे बहस शुरू हुई। ठीक है, अब इन मुद्दों पे बहस शुरू हो गई, डिबेट हुई। डिबेट कहाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो हमारा संविधान सभा थी उसमें हमारा डिबेट शुरू हुआ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब हमारे संविधान सभा में ये बहस शुरू हुई कि हम प्रेसिडेंट को लें, ठीक है, या पार्लियामेंट को लें। ओके, तो दो साइड में बात हुई। एक साइड बात किया, ठीक है, एक साइड और दो साइड। ठीक है, एक साइड कहा कि ऐसा है कि हमको अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा साइड कहा कि ऐसा है कि हमें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट सिस्टम है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पार्लियामेंट को ही पावर देना चाहिए, जिस तरीके से ब्रिटेन में होता है। लेकिन स्टेट का हेड कौन बनेगा, ये भी मुद्दा था। तो हमने कहा कि ठीक है, हम पार्लियामेंट सिस्टम को भी लेते हैं और प्रेसिडेंट को भी लेते हैं। प्रेसिडेंट वो हमारे हेड ऑफ नेशन हो जाएंगे और पार्लियामेंट हमारा संसद जो है वो हमारा गवर्नमेंट का हेड बनेगा, पीएम। ठीक है, यानी कि दो साइड में, एक साइड में क्या हुआ कि इन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि ये होना चाहिए, सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन दूसरे साइड में देखते हैं कि हमारे अंबेडकर अंबेडकर जी, ठीक, प्लस नेहरू जी, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके नहीं आएंगे, बल्कि हमारे क्या करेंगे कि हमारा पार्लियामेंट तो रहेगा, पार्लियामेंट, और हमारा प्रेसिडेंट भी रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट होंगे ये हमारे होंगे हेड ऑफ स्टेट, यानी कि राष्ट्र के सबसे बड़े ये मालिक है ना, यही रहेंगे। और पार्लियामेंट में क्या होगा कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट आएगी और जो पीएम बनेंगे, पीएम, इनके पास क्या होगी, रियल एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका की पूरी शक्ति है इनके पास होगी, होल्ड, ये होल्ड करेंगे। ठीक है, होल्ड, और जो कि हेड ऑफ स्टेट ये कोई पावर ऐसा नहीं करेंगे। तो जब इतना बहस हुई तो उसके बाद जो हमारे नेहरू जी थे और अंबेडकर जी का जो ओपिनियन था उसी को हमने एक्सेप्ट किया। तो अब हम देखेंगे कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल, तो वहां से हमने प्रेसिडेंट कॉपी किया और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो कॉपी किया। ब्रिटेन का जो क्वीन और किंग का कंसेप्ट है उसको हमने खारिज किया क्योंकि वो मोनार्क सिस्टम था, और यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट लेके आया क्योंकि ये जो हैं ये दोनों के दोनों हमारे इलेक्टेड बाई, यानी कि पीएम, आप देखेंगे, यानी कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर और प्लस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इलेक्टेड, इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको अब समझाएंगे, इतना समझ गए आप। ठीक अब देखिए क्या होता है
कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक वह एक यानी कि इंडिया 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेटस में था, यानी कि अधिराज्य था। और अधिराज्य किसका था? ब्रिटेन का। ठीक है, यानी देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 तक, है ना, तक हम क्या थे? डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस में थे। डोमिनियन मतलब अधिराज्य। ओके, ये हम डोमिनियन किसके थे? ब्रिटिश क्राउन के। ब्रिटिश क्राउन के। क्राउन मतलब जो ब्रिटेन का राजा था उसके अंदर हम थे। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक की बात हो रही है। क्यों? आप तो कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, तो ब्रिटेन का क्या योगदान? हम उसके अंदर क्यों हैं? उसके अधिराज्य क्यों कहलाएंगे? हम डोमिनियन क्यों कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूंट असेंबली कंस्टिट्यूट हो गई, बन गई संविधान सभा। उसने संविधान अपना बना लिया, संविधान को हमने स्वीकार भी कर लिया, गवर्नमेंट भी हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाए। तो जो हमारा गवर्नमेंट बनी थी वो हमारा क्या था? वो गवर्नमेंट का, सरकार जो पीएम बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे क्या थे? इंटरिम इंटरिम अंतरिम सरकार थी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे ये। लेकिन हमारे देश का हेड कौन था? हेड ऑफ नेशन कौन था? पूरी खाली था, कोई पोस्ट हमने क्रिएट नहीं किया था। तो जब पोस्ट क्रिएट नहीं किया था तो देश का मालिक कौन था? तो उस समय देश का मालिक हमारे ब्रिटिश क्राउन था। अब ब्रिटिश क्राउन को हटाने के लिए हमें अपने देश का एक हेड को चुनना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तब हमने क्या किया कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी 1950 को हम लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ओके, ओके, प्रेसिडेंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया 24 जनवरी 1950 को। तो जब एक्सेप्ट कर लिए हम लोग, प्रेसिडेंट हमारे आ गए और 26 जनवरी को पूरा इम्प्लीमेंट हो गया, तब ये हमारे जो हैं, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट बन गए। और जब हेड ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पे बने तो ब्रिटिश क्राउन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ कि हम ब्रिटिश के न रह गए, अपने आप हो गए। ठीक है, यानी कि अब क्या है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है 15 अगस्त को, और अपने खुद का हमारे पास स्टेट हेड है। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो होने के लिए अब हम हो गए, तो हमारी सोवेरेनिटी, संप्रभुता हमारी मेंटेन हो गई। ठीक है, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन भारत को अपना प्रेसिडेंट मिला था। समझ में आ गया? ओके, ये यहाँ तक इसका एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक, तो देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट इंडिया में बने, राष्ट्रपति बने, वो कौन थे? सबसे पहले हम याद करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट भी थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे तो इन्हीं को हम प्रेसिडेंट बना दिए। ठीक है, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति। और सबसे लंबा कार्यकाल 12 वर्ष का सबसे लॉन्ग टेन्योर इन्हीं का था। और ये 3 बार बने, यानी कि पहली बार भी बने, फिर दूसरी बार भी बने, और फिर तीसरी बार भी बने। ये 3 बार यही बने। ठीक है, और 1950 से लेके 1962 तक इनका टेन्योर था, समय काल था। और सबसे लंबे समय तक ये, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक हमारे देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन थे, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कीजिएगा। फिर आप देखिए, दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो प्रेसिडेंट बने। ओके,
मतलब कि जब हमारे प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी समय वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेरिका से। ठीक है, वेरी गुड। फिर देखेंगे हम जाकिर हुसैन, यानी कि पहले राजेंद्र प्रसाद आ गए, फिर राधाकृष्णन आ गए, फिर हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये ऐसे थे कि अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। पद पे रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुई और उसके लिए प्रथम राष्ट्रपति थे। अब तक आपने देखा, आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, लाल बहादुर शास्त्री हो गए। ये लोग सभी अपने प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इन लोगों की मृत्यु हुई। ओके, लेकिन पहले राष्ट्रपति जो थे जिनके अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, वो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। ओके, इनके मरने के बाद क्या हुआ कि वीवी गिरी। ठीक है, जो वीवी गिरी बाद में फिर हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वीवी गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। इनका पूरा इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज से जो चुनाव होता है, वो चुनाव नहीं हुआ। इनको बस सर्वसम्मति से बना दिया गया कि अभी आप रहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में ये थे। तो ये पहले वीबी गिरी जो थे, ये हमारा उपराष्ट्रपति थे, लेकिन इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि 1969 में ही फिर हमें हिदायतुल्ला साहब को हम बना दिए। ये जो हिदायतुल्ला साहब थे, ये हमारे सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनको फिर हम बना दिए। इसके बाद देखते हैं कि फिर हमारा इलेक्शन होता है। तो जब इलेक्शन होता है, तो जो हमारे वीबी गिरी थे, वराहगिरी, वेंकटगिरी, वीवी गिरी, ये हमारे स्वतंत्र रूप से ये हमारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और ये चुने गए। तो आप देख रहे हैं कि जो वीवी गिरी थे, वो पहले हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। ठीक है, उसके बाद ये किसी पार्टी से आके नहीं लड़े ये। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े हुए और इनको चुन लिया गया। इलेक्टोरल जो कॉलेज आता है, उन्होंने चुन लिया। ओके, फिर हम देखेंगे कि इनके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जब भी याद आए, फख्र करने की बात है, समझने के लिए कि फख्र किस पे होता है? इमरजेंसी पे, है ना। तो इनके समय क्या है कि फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या किया कि जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, उस पे इन्होंने साइन किया। यानी कि आपातकाल के दौरान क्वेश्चन पूछ देगा कि आपातकाल के दौरान जिस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप फखरुद्दीन अली अहमद को क्लिक करेंगे। ठीक है, इनके बाद बीडी जत्ती आते हैं, है ना। ये क्योंकि अब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो हमारा बीडी जत्ती आते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर उसके बाद ये, अच्छा, एक्टिंग प्रेसिडेंट क्यों? एक्टिंग प्रेसिडेंट इसलिए कि मान लीजिए कोई एक्सपायर कर गया, कोई प्रेसिडेंट मर गया है, तो मर गए तो तुरंत वो पोस्ट हेड ऑफ स्टेट खाली हो गया ना, तो उसको पूर्ति करने के लिए हम किसी को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अपॉइंट कर दिए और फिर हम इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिंग हमारे हो गए। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे हैं कि ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको निर्विरोध चुना गया, यानी कि इनकी अगेंस्ट में कोई खड़ा हुआ ही नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि ये हमारे स्पीकर भी थे। स्पीकर थे कहाँ के? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के हमारे ये स्पीकर थे और इनको निर्विरोध चुन लिया गया। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि ऐसा प्रेसिडेंट जिसको निर्विरोध चुना गया था, जिसके ओपोजिशन में कोई नहीं था, तो वो कौन आएंगे? नीलम संजीव रेड्डी। अब आएंगे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी के बाद आएंगे ज्ञानी जैल सिंह। ये ज्ञानी जैल सिंह जो है ना, ये हमारे प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं और इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा आपको। ये पॉकेट वीटो का कितना ड्यूरेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि कोई स्टेट
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में, मान लीजिए कि कहीं बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट ये अपना गवर्नर किसी स्टेट में, मान लीजिए तमिलनाडु में भेज दी है ना, और तमिलनाडु में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, अपोजिशन में कोई सरकार चला रही है, तो वो यदि कुछ बिल पास करेगी और इनको देगी, ठीक है, सपोज इनको, तो ये अपने पास रख लेंगे। ये कहेंगे कि हम ना तो ये वापस करेंगे, ना तो उसको नकारेंगे, और न ही स्वीकृति प्रदान करेंगे। वो वीटो आपको मैं बताऊंगा आगे। ज्ञानी जैल सिंह के बाद हम देखेंगे कि आर वेंकट रमन। तो जो हमारे आर वेंकट रमन थे, है ना, तो ये बने प्रेसिडेंट। और आर वेंकट रमन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं। क्यों? क्योंकि अपने कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया है। अब तक का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि 1987 से 1992 में हमारी कोalition गवर्नमेंट कई बार आई, कई बार गिरी, आयाराम गयाराम की बात चल रही थी उस समय, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे अधिक प्राइम मिनिस्टर को शपथ किसने दिलाया? वेंकट रमन ने। ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आएंगे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं, ये हमारे एक लीगल स्कॉलर हैं ये, ठीक है, ये लीगल स्कॉलर हैं। ओके। फिर हमारे आएंगे के आर नारायण साहब। जो के आर नारायणन थे, ये 1997 से 2000 में आए, और ये प्रथम दलित प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? के आर नारायणन, ठीक। इनके बाद आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये 2002 से 2007 तक रहते हैं। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट, ओके, ठीक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद फिर कांग्रेस पार्टी चुनती है प्रतिभा पाटिल को, और ये प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर इनके बाद आते हैं हमारे प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस के बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर थे ये, है ना। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और अनुभवी राजनीतिक भी थे। और आप याद रखिए, ये जो प्रणब मुखर्जी हैं, इनको भारत रत्न मिला है। तो अब तक जितने हैं, ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला है। प्रणब मुखर्जी के बाद आते हैं हमारे रामनाथ कोविंद साहब। रामनाथ कोविंद जो हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, ओके। और ये हमारे उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने, और साथ ही साथ सेकेंड दलित प्रेसिडेंट, ठीक है। और अभी जो चल रही हैं हमारी प्रेसिडेंट जो हैं, वो हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, है ना, और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और स्वतंत्र भारत में जन्मी, ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं हमारी। अब तक जो आप देखें, वो तो मान लीजिए कि जब हम आज़ाद नहीं हुए तो उससे पहले हमारे जन्मे होंगे, लेकिन ये जो है, ये स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति है, डॉक्टर, अरे श्रीपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक। ये चीज समझ गए आप? ओके। इनका पूरा लिस्ट देखने के बाद, है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या जिस तरीके से आप इसको मेमोराइज करना है आप उसको कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, है ना, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ओके, ठीक। देखिए, एक चीज समझिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट, ये हमारे प्रेसिडेंट क्या हैं? ये जो प्रेसिडेंट है, ये हम क्या करते हैं, ये एक्ट एज द सिंबल सिंबल ऑफ
SUI, ठीक है। यानी कि इससे हमारे क्या हो जाएगा, सोलिडारिटी, डारिटी। यू से क्या हो जाएगा हमारा, यूनिटी, ओके। और आई से क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी। आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में आपको जब प्रीएम्बल पढ़ा रहा था मैं, तो SUI के बारे में दिया था कि ये हमारा जो SUI है, ये हमारा क्या है, ये इंटीग्रिटी, ये यूनिटी, और ये हमारा क्या है, ये सोबर्निटी, है ना। तो ये चीजें, खैर आप यहाँ पे फोकस कीजिए प्रेसिडेंट पे, तो ये हमारे यहाँ पे सोलिडारिटी होगा, यूनिटी और इंटीग्रिटी के तौर पे ये हमारा प्रतीक है। और जैसा कि आपको बताया ये कि ये प्रेसिडेंट जो है हमारे फर्स्ट सिटीजन है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और क्या है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, ओके। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल में क्या है कि जो आर्टिकल 52 है, 52, ठीक, ये क्या करता है। आर्टिकल 52 जो है, आपको एक याद आएगा कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ठीक है। 10th शेड्यूल में उसको मेंशन है, ओके, ठीक है। तो वहीं से आप याद रखिएगा जो 52 है, ये हमारे प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक प्रेसिडेंट होंगे। और देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री। और ये हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री। इसलिए आपको बोल रहा था बार बार कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो ये हमारे संवैधानिकल जो हमारे संविधान है उसके अनुसार हमारे देश के सबसे हेड हमारे प्रेसिडेंट होंगे। और वो कहाँ मेंशन है, अनुच्छेद 52 में मेंशन है, ठीक है। वेरी गुड। 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि यूनियन का जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो 53 आर्टिकल में मेंशन है। और हमारा जो यूनियन है, यूनियन के हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की कितनी पावर है इसमें बताई गई है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, इस सबको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब बस आप देख लीजिए इसको। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि कैसे इसका इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है। तो इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमपी और एमएलए। देखिए, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना, उसमें जितने इलेक्टेड एमपी होते हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, और साथ ही साथ जो जो भी आपके स्टेट असेंबली हैं, विधानसभा जो हैं, उस विधानसभा में जितने लोग इलेक्टेड एमएलए भी होते हैं, वो सब लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, तो बस एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी ही पार्टिसिपेट करते हैं और एमएलए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसको भी समझाएंगे हम आपको। 55 है, वो हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन है, यानी कि किस तरीके से इनका इलेक्शन होगा, ओके। तो ये हमारा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। यानी कि एकल जो हमारा है, एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है, उसके तरीके से हमारा ये वोट होगा, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। 56 में देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जो ऑफिस है उसका कार्यकाल कितना होगा। तो आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए, ओके। और ये यदि रिजाइन देना चाहे तो किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। 57 है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, यानी कि एक बार प्रेसिडेंट बन गए, जैसे अमेरिका में है कि यदि एक बार प्रेसिडेंट बन गए हैं आप, तो एक बार और आपको चांस मिलेगा। यानी कि एक आदमी 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है अमेरिका में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति थे एक बार, और उसके बाद फिर हमारा इलेक्शन हुआ, तो फिर ये अभी प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद वो प्रेसिडेंट अमेरिका के नहीं बन पाएंगे। बट इन इंडिया एक प्रेसिडेंट चाहे, एक आदमी वो चाहे तो कई बार इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। 3 बार तो आप देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं, ओके। 58 में देखेंगे क्वालिफिकेशन, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आप भारतीय बनिए,
है ना, मस्ट बी अ सिटीजन। और ये मस्ट बी अ सिटीजन जो है, जो ब्रांड आता है, जैसे आपको सिटीजन के बारे में बताया था मैं कि 5 तरीके से आप भारत के सिटीजन बन सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप सिटीजन भारत के हो गए हैं, ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट के लिए सिटीजन एलिजिबल हैं। ओके। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में यदि आप अमेरिका की धरती पे जन्मे हैं तभी आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, पहला कंडीशन, यानी कि ये सिटीजन रहने चाहिए इंडिया के। दूसरा, 35 साल से अधिक इनकी एज होनी चाहिए, 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा जो चुनाव होता है, लोकसभा में लोग पहुंचते हैं, उसके कम से कम मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन इनके पास रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। 59 है कंडीशन ऑफ ऑफिस। कंडीशन ऑफ ऑफिस ये है कि जो ऑफिस ये ग्रहण करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट पे न रहे, लाभ के पद पे ये न रहे, सरकारी कर्मचारी ना हो, एमएलए ना हो, ठीक है, एमपी ना हो, ये इनको नहीं रहना चाहिए। और बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या किसी भी हाउस के, लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट के भी कहीं पे ये नहीं रहेंगे मेंबर। ओके। 60 देखेंगे, ओ से हमारा आएगा ओथ, यानी कि हम शपथ लेते हैं। ओथ और अफर्मेशन, मतलब जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, वो ओथ लेते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो हमारा अफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, ओके। ओथ है, इनका जो ओथ प्रोसेस होता है ना, वो हमारे किसके सामने होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, इनका ओथ सेरेमनी कराते हैं, शपथ दिलाते हैं। 61 में है इम्पीचमेंट, 1 है तो आई इम्पीचमेंट, यानी कि इनको कैसे राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। तो इसका यह है कि प्रोसीजर फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यदि संविधान का ये उल्लंघन करेंगे तभी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 62 है, यानी कि वैकेंसी फिलिंग, यानी यदि कोई प्रेसिडेंट मर जाते हैं तो कब तक वो पोस्ट खाली रहेगी। तो बताया गया है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंतर्गत नए प्रेसिडेंट चुन लिए जाने चाहिए। ठीक है, ये आपका आर्टिकल सारे हो गए हैं। अभी और देखेंगे आर्टिकल 72, यानी कि पार्डनिंग पावर, यानी कि क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और किस तरीके की शक्ति है क्षमा करने की? क्षमा करने की शक्ति है कि यदि किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको भी वो माफ कर सकते हैं, किसी की जो सजा मिली है उसको घटा सकते हैं, किसी को सजा कठोर मिली है तो उसको सरलीकरण कर सकते हैं, यदि किसी को मृत्युदंड मिलने वाली है तो उस पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। तो ये सब पार्डनिंग पावर के जितने कंसेप्ट है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, डिस्पाइट और रिप्रीव, वो सब आपको मैं बताऊंगा। ओके। 74 है एड एंड एडवाइस, यानी मंत्री परिषद की सलाह लेना, है ना, और जो मंत्री परिषद सलाह देगा उसको इनको मानना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडेड बाय द पीएम, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुझाव देगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, पीएम होते हैं, तो जो सुझाव देंगे तो वो चीजें प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। 78, 78 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ये है कि वो जाके प्रेसिडेंट को अपने प्रशासनिक जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताना, तो ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। ओके। जैसे आप देखते हैं आर्टिकल 370 मूवी जो आई है, 370, तो उसमें देखेंगे प्रेसिडेंट पीएम अकेले गाड़ी में बैठ के जाते हैं और प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हम 370 हटाने वाले हैं। तो ये ड्यूटीज ऑफ पीएम है। 111 है असेंट टू बिल्स, यानी कि जो भी हमारे अधिसूचना है, ठीक है, उसको क्या करना है, इनको सहमति देना है। ठीक है, अब इस सहमति में हमारा क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, उसके बाद हमारा सस्पेंशन वीटो, और फिर हमारा रिटर्न वीटो, ठीक है, और पॉकेट वीटो, ये देखेंगे। ओके। इस जो हमारे वीटो होते हैं, वीटो पावर, उसको भी आपको अलग से बताऊंगा मैं। 112 है जो बजट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बजट
का जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई टर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बजट को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि बजट के स्थान पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है। तो यदि क्वेश्चन पूछ दे कि बजट किस आर्टिकल में है, तो आप आर्टिकल 112 करेंगे, और 112 में बजट नहीं बल्कि हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 123 है कि हमारा ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है? अध्यादेश लेके आना। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए पार्लियामेंट नहीं चल रही है ना, विंटर सेशन है, समर सेशन है, जो भी है, अभी नहीं चल रही है, और कहीं पे क्या हो गया कि बाढ़ आ गया, चाहे कुछ चीजें आ गई, कोई अध्यादेश लेके आना है इमरजेंसी में, तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट क्या है कि ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। ठीक है, तो वो कानूनी रहेगा, कानून बन जाएगा। लेकिन जैसे भी हमारी पार्लियामेंट असेंबली असेंबल होगी, तो उसको 6 सप्ताह के अंदर उस बिल को पारित करना होगा। ठीक है, ये है 143। 143 मतलब आई लव यू, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, यानी कि किसी भी मुद्दे पे प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांग सकते हैं। लेकिन वहां पे कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सुझाव दे, और जरूरी ये भी नहीं है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दे तो प्रेसिडेंट उसको माने। लेकिन सुझाव के तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइजरी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 352, 356, 360, ये सब हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है। 352 क्या है? हमारा नेशनल इमरजेंसी। 356 क्या है? हमारा प्रेसिडेंशियल रूल। और 360 क्या है? हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी तक लगा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जजेस हैं, उनका क्या होता है कि सैलरी और अलाउंसेस कुछ काट लिए जाते हैं, बट अभी तक इंडिया में लगा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए सब आर्टिकल। आर्टिकल आपने देख लिया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, आइए अब हम लोग देखेंगे इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन आराम से एक ही कंसेप्ट आप समझिए। इलेक्शन यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ओके, कैसे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं? तो देखिए, एक प्रोसेस है कि जो इलेक्शन होता है वो हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पे होता है, यानी कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व रहेगा, और सकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत हमारा होता है। इस इलेक्शन को कराता कौन है? इस इलेक्शन को कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, किसके थ्रू होता है? इसमें होता है एक बैलेट सीक्रेट बैलेट होता है, एक बक्सा होता है, उसमें आपको अपना वोट डालना पड़ता है। ठीक है, कितनी बार ये लड़ सकते हैं? तो मेनी टाइम्स इनका इलेक्शन हो सकता है। एक प्रेसिडेंट कई बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन यूएसए में 2 बार है। इनका टेन्यूर क्या है? जो इनका टेन्यूर है वो है हमारा 5 इयर्स, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडिया के सिटीजन रहेंगे ये। ओके, और हमारे 35 साल से ऊपर 35 इयर्स ओल्ड होने ही चाहिए, और क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ने जाते हैं
तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि अभी मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा कि जिसकी सरकार जो सरकार है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और जो ओपोजिशन पार्टी है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ये है कि जो सरकार है वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो इस पे चलता है 50-50, 50-50। यानी कि जब उम्मीदवार खड़ा करेगी, ओके, तो जो हमारे नॉमिनेशन के लिए आएंगे पहले वो 50 एमपी रहेंगे, तो नॉमिनेट होंगे। और फिर उसके बाद 50 मेंबर और चाहिए, क्या करने के लिए? कि उसको सपोर्ट करने के लिए। यानी कि 50-50 यहाँ पे ये चलता है नॉमिनेशन के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-20 चलेगा। तो जैसे हमारा क्रिकेट मैच होता है तो 50-50 ओवर का वनडे मैच, और जो T20 मैच आता है वो 20-20 ओवर का। तो जो 50-50 ओवर का जो वनडे मैच होता है, आप याद रखिएगा, वो प्रेसिडेंट के लिए। और जो 20-20 ओवर का जो मैच होता है T20, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, समझ गए आप? ओके। अब देखिए, इसके लिए जो व्हिप जारी होती है, WHIP व्हिप, वो जारी होती है क्या? नहीं, इसके लिए व्हिप जारी नहीं होती है। इसमें सपोर्टिव पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी, सरकार या ऑपोजिशन पार्टी, इसमें पक्ष या विपक्ष दोनों के जो एमपी होते हैं उन पे व्हिप लागू नहीं होता है। उनका जो मन करे वहां पे वोट डाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक। अब देखिए इनका चुनाव कैसे होता है। देखिए इनका जो चुनाव होता है ये होता है इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज से। ये कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, ये इलेक्शन कराने के लिए कॉलेज बना जाता है। यानी कि जो स्टेट असेंबली के जो मेंबर आएंगे वो भी वहीं पे आए, है ना। दिल्ली और पौंडीचेरी, जो 70 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू दिल्ली को और पौंडीचेरी को भी जो हमारे विधान सभा हैं वहाँ के भी मेंबर आते हैं, स्टेट के भी मेंबर आते हैं। ठीक है। और जो इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो सब एक जगह इकट्ठा होंगे। तो वो एक जगह जो इकट्ठा होते हैं उसी को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, सिंपल। ठीक है। इसमें क्या होंगे? इसमें होंगे एमपी, किसके? राज्यसभा और लोकसभा, वो भी हमारे इलेक्टेड। वेरी गुड। फिर हमारे होंगे एमएलएस। ठीक है, एमएलए होंगे ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो भी हमारे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा दिल्ली, दिल्ली और प्लस पुडुचेरी, पुडुचेरी के भी जो हमारे एमएलए रहेंगे वो हमारे रहेंगे। और ये पहले दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं इलेक्टेड, इलेक्टेड, ये पहले नहीं थे, लेकिन इसको ऐड किया गया 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये आप समझ गए? ओके। इलेक्टोरल कॉलेज में जो हमारे, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर साहब है, तो सचिन तेंदुलकर साहब को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था, नामांकित किया था। तो यदि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा में, ठीक है, 12 लोग जो मनोनीत होते हैं, यदि उनके रहते हुए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो जितने भी 12 मेंबर मनोनीत हैं, नॉमिनेटेड हैं, वो लोग इलेक्शन उसमें नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इलेक्शन तो हो गया, अब वोट वैल्यू कैसे होता है ना। इसके बाद एक चीज कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि ये जो हम स्टेट है ना, इस स्टेट का जो है, आप कहेंगे कि वोट वैल्यू, तो ईच स्टेट हैज डिफरेंट डिफरेंट वोट वैल्यू। ये क्वेश्चन आ सकता है
कि इसमें जो स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, क्या सभी के पास बराबर वोट वैल्यू होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एमएलए जो हैं, एमएलए का जो वोट वैल्यू होता है, वोट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? वोट वैल्यू होता है यानी कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन कितने एमएलए इलेक्टेड हुए हैं, इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, ओके, और 1/1000 1000 यहाँ करेंगे, ओके। और ये आप देखिए, ये जो पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ये किस बेसिस पे है? ये 1971 का जो सेंसस है उस पे, जो 1971 में जो जनगणना हुई है उसके आधार पे है। तो इसीलिए हर स्टेट के पास डिफरेंट वोट वैल्यू होता है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको मैं, उत्तर प्रदेश है और बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया और केरला मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ना केरला की अपेक्षा, प्लस 403 सीटें हैं, ओके। और केरला में क्या है, पॉपुलेशन भी कम है और नंबर ऑफ सीट भी कम है। और इसमें क्या है कि 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए यूपी का जो होगा उसकी वैल्यू अधिक जाएगी और केरला की कम, इस रिस्पेक्टिव आप समझिए, ओके। अब आप समझ गए प्रपोजल कैसे हो जाएगा इनका। अब देखिए, इसमें फिर आता है चीजें कि जब जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो चुनाव लड़ेगा, तो जब नॉमिनेशन करेगा तो उसको कितने का, 15,000 का क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ता है। ये क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ओके। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 15,000 रुपए। यदि जो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा है, यदि 1/6, ठीक, 1/6 ऑफ वोट्स जो है, जो पोल्ड हुआ है, यदि ये पाता है या इससे कम है, यदि इससे 1/6 से यदि कम है, तो इसका ये जो 15,000 रुपए है ना, वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा, फोरफिटेड, लेकिन जब्त हो जाएगा, यानी कि वो 15,000 रुपया उसको नहीं मिलेगा। और यदि आप प्रेसिडेंट बन गए तो आपको 15,000 रुपये जो जमा था वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया, ओके। और ये 1/6 याद रखिएगा। दूसरा देखिए कि आप जनरली बात करते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, ठीक है। वो कौन होते हैं, जो हमारे सेक्रेटरी जो जनरल हैं, किसके, लोकसभा और राज्यसभा के, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं वही हमारा रिटर्निंग ऑफिसर कहलाएंगे। वही इलेक्शन हमारे कराते हैं प्रेसिडेंट का। और ये क्या होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, ये एक्स ऑफिसियो होते हैं, ऑफिसियो, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होगा वो अपने आप बन जाएगा वो रिटर्निंग ऑफिसर एक्स ऑफिसियो, यानी कि पदेन है वो, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में जो है वो टेन्योर के बारे में बोलता है कि प्रेसिडेंट है कितने साल के रहेंगे। तो आर्टिकल 56 बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए रहेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है रिजाइन देते हैं, तब उसके लिए कौन सी आर्टिकल है, तो वो हमारा आर्टिकल हो जाती है 56 का 1 और ए। इस पार्ट में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है ये अपना रेजिग्नेशन
किसको देंगे? टू वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो वहां पे आप समझ जाइएगा। फिर आर्टिकल 56(1)(b) है, इसमें है कि कैन बी, यानी प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके, और जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या है, किसमें है इम्पीचमेंट? आर्टिकल 61 में, ये आपको पता है। ठीक है, यदि मान लीजिए यदि इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का और कुछ डिस्प्यूट हो गया कि सही से वोट नहीं पड़ा, चाहे जो प्रेसिडेंट लड़ रहे थे, ठीक है, वो हमारे सिविल केसेस में पकड़े गए, गलत काम किए हैं, जो भी चीजें हैं, है ना, या सही से चुनाव नहीं हुआ, या क्वालिफिकेशन उनकी सही नहीं थी, तो वो सब के सब जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, वो सब कहाँ चले जाएंगे, कहाँ सॉल्व होंगे? सुप्रीम कोर्ट में। आप उसको हाई कोर्ट लेके नहीं आ सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट का मामला है, तो प्रेसिडेंट का मामला तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ओके, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा कि इम्पीचमेंट जो है, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत है, और यानी कि प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने की बात होती है, वो 56(1)(b) में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट क्या होता है। इम्पीचमेंट है क्या? ठीक है, ये जो आपका इम्पीचमेंट है, ये कैसे होता है? देखिए, इसका एक प्रोसेस है ना। इसका प्रोसेस ये है कि जब इम्पीचमेंट होगा, यदि प्रेसिडेंट को हटाने की बात होगी, तो एक प्रस्ताव पास होगा। ठीक है, तो वो प्रस्ताव क्यों पास होगा, किस लिए पास होगा? हटाने के लिए। तो हटा, कुछ तो कारण होना चाहिए ना, कि उस बात को कहा जाए कि इन्होंने इस चीज को नहीं माना है, तो हम इनको हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इनको हटाएंगे तो पहले ग्राउंड होगा एक। ठीक है, ग्राउंड क्या है, यानी कि किस ग्राउंड पे आप इनको हटाएंगे? तो वो हमारा ग्राउंड होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन। अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको पूरा सही से डिस्क्राइब नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यदि आप वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उस बेस पे क्या होगा कि इनका प्रेसिडेंट पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब कौन शुरू करेगा? देखिए, दूसरा है कि शुरू अब होगा कैसे? इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होगा? इनिशिएशन ऐसे होगा, यानी कि पहले ये ग्राउंड हो गया, फिर हमारा इनिशिएशन। ये कैसे होगा कि 1/4 मेंबर, ठीक है, ये साइन करेंगे। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और अलग अलग की बात होगी। मान लीजिए कि लोकसभा में ये लोकसभा के जो मेंबर है, एमपी है, वो इकट्ठा हुए और कहे कि प्रेसिडेंट जो है ये संविधान का उल्लंघन किए हैं, इनको हटाया जाए। तो लोग, सबसे पहले नियम ये है कि 1/4 मेंबर, यानी कि मान लीजिए कि 400 मेंबर हैं, सपोज दैट, तो आपको 100 मेंबर साइन करेंगे, उस फॉर्मेट पे साइन करेंगे, उस एप्लीकेशन पे साइन करेंगे, कम से कम 100 मेंबर। तो अभी मान लीजिए कि हमारे लोकसभा में 543 मेंबर हैं, तो इसका 1/4, ठीक है, इसके 1/4 कितने हो जाएंगे? यानी कि इसके 1/4 आपके हो जाएंगे नियर अबाउट 135। मान लीजिए 135 एमपी इनको चाहिए, वो साइन करेंगे। ठीक है, उसमें तब ये प्रस्ताव होगा लोकसभा में चाहे राज्यसभा में।
ये प्रस्ताव अब मान लीजिए पारित हो गया। जब प्रस्ताव पारित हो गया तो अब तीसरा मुद्दा क्या आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा कि नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस, सूचना दी जाएगी, किसको? ठीक है, 14 days बिफोर नोटिस। ठीक है, और किस किस तरीके से? रिटेन इंफॉर्मेशन, रिटेन इंफॉर्मेशन यानी आप लिखित में प्रेसिडेंट को सूचित करेंगे, ठीक है, टू प्रेसिडेंट, कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। ठीक है, तो 14 दिन पहले आप इनको सूचित करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 1/4 मेंबर और यहाँ पे 14 दिन। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि जब नोटिस दे देंगे आप और 14 दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद फर्स्ट हाउस, यानी फर्स्ट हाउस वो बन जाएगा कि जिसमें बिल पहले जहां से रेजोल्यूशन लाया गया था, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो जो आपका फर्स्ट हाउस है ना, उसमें क्या होगा कि जो हाउस है उसमें चर्चा होगी, है ना, डिबेट होगा, बहस होगी, और प्लस क्या होगा, वोट होगा, वोट पड़ेगा। जब पड़ेगा, जब वोट पड़ गया और उसमें देखेंगे कि जितने टोटल मेंबर प्रेजेंट थे और वोट किए, उसका 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर यदि हो गए 2/3, यदि 2/3 जितने लोग प्रेजेंट रहे और वोट दिए हैं, यदि मान लीजिए कि 75 लोग हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पे पार्लियामेंट में, लोकसभा में बहस कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए कि ना हटाया जाए, 75 मेंबर हैं, तो 75 मेंबर का 2/3 यानी कि 50। यदि 50 आदमी सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई प्रेसिडेंट को हटाया ही जाए, यदि 50 आदमी कह दिए, तो हमारा ये होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से पास हो गया। अब ये जाएगा फिर हमारा कहाँ, अब सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस यानी कि अब राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या करेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इसकी जांच पड़ताल करेगा कि क्या सही में प्रेसिडेंट जो हैं संविधान का उल्लंघन किए हैं कि नहीं किए हैं। यदि इसको लगता है कि नहीं प्रेसिडेंट जो हैं संविधान का उल्लंघन नहीं किए हैं, तो ये खारिज कर देगा। तो जब खारिज कर देगा तो इम्पीचमेंट नहीं लगेगा। लेकिन यदि सेकेंड हाउस है, दूसरा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, यदि वो भी इन्वेस्टिगेट करता है और पाता है कि नहीं भाई प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है, तब क्या होगा कि अब इसको भेजेगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हाउस में इन्वेस्टिगेट भी चलेगा और प्रेसिडेंट को इन्वेस्टिगेट चल रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेट चलेगा तो प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने को मौका मिलेगा। अपना पक्ष रखिए, वकील के, या तो वकील को भेज दें या तो खुद आके अपना प्रेसिडेंट पक्ष रखेंगे सेकेंड हाउस में, और इन्वेस्टिगेट चलेगा, जांच पड़ताल होगी, और उसमें जो अपना व्यू रखना होगा प्रेसिडेंट को वो रखेंगे। यदि प्रेसिडेंट यहाँ पे जीत गए अपना ओपिनियन रखने में, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि हार गए, तब क्या होगा कि अब सेकेंड हाउस भी स्वीकार कर लेगा और फाइनल स्टेज आएगा। फाइनल स्टेज यानी कि वोट पड़ेगा, फाइनल वोट। और फाइनल वोट में क्या होगा कि यदि सेकेंड हाउस भी आरोपों को सही पाता है और प्लस 2/3 मेजोरिटी, यानी कि इसमें भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, सेकेंड हाउस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 2/3 मेजोरिटी पास हो गया था, फिर सेकेंड हाउस भी इन्वेस्टिगेट किया और ये भी हमारा 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया।
तो जब ये पास कर देगा तो अब जो 7th पोजीशन आएगा, यानी कि अब हमारा रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल हो जाएगा किसका? प्रेसिडेंट का। प्रस्ताव पारित होने की डेट से ही प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? इम्पीचमेंट का प्रोसेस। सिंपल है, 7 भाग में डिवाइडेड है। एक तो हमारा ग्राउंड क्या होगा, तो हमारा संविधान जो है, यदि संविधान का उल्लंघन किए हैं तो हमारा ग्राउंड मान लिया जाएगा। उसके बाद क्या होंगे कि 1/4 जो मेंबर होंगे, ठीक है, वो उसको क्या करेंगे? साइन करेंगे उस पर। फिर 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आया जा रहा है। फिर उसके बाद फर्स्ट हाउस में उस पर डिबेट होगा और वोट होगा। डिबेट और वोट होने के बाद यदि जितने मेंबर वहाँ प्रेजेंट और वोटिंग किए हैं उसका 2/3 यदि उसको पास करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट को हटाया जाए, प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए, तो ये हमारा अब सेकेंड हाउस में जाएगा। ठीक है, सेकेंड हाउस क्या करेगा कि उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा और प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप अपना ओपिनियन रखिए। यदि प्रेसिडेंट अपना ओपिनियन रखते हैं और वो ओपिनियन सही रहता है तब तो इम्पीचमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उनका ओपिनियन उनको डिफेंड नहीं कर पाता है तब उसके बाद हमारा वोट पड़ेगा सेकेंड हाउस में, और वोट फिर 2/3 से यदि पास हो गया तब हमारे प्रेसिडेंट अपने आप हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ओके, तो ये था आपका इम्पीचमेंट। वेरी गुड। अब देखेंगे कि पार्डनिंग पावर क्या है, यानी कि क्षमा करने की, जो क्षमादान की शक्ति क्या है। पार्डनिंग पावर, एक एक कंसेप्ट पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझिए, ये सारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो। और कंसेप्ट क्वेश्चन किस तरीके से भी घुमा फिरा के आए, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर ले जाइएगा। पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमादान की शक्ति। ओके, वेरी गुड। अब ये क्षमादान की जो शक्ति है ये कहाँ है? ये मेंशन है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 72 में। ओके, आपको पता है, ठीक है। और ये हमारा एग्जीक्यूटिव नेचर है, यानी कि कार्यपालिका का प्रकृति है ये माफ करना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। एक आप याद रखिए, एक हमारा पार्डन, पार्डन यानी कि क्षमा। पार्डन में क्या होता है कि जो आपको सजा मिली है, मान लीजिए मृत्युदंड की सजा मिली है, जो अपराधी है सजा मिली है, उसको ये पार्डन में क्या है कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि चलो तुमको माफ कर दिए। तो एक्चुअली प्रेसिडेंट नहीं कहते हैं, प्रेसिडेंट क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो पीएम द्वारा हेड, पीएम उसके हेड हैं, तो वही उनको रिपोर्ट देती है, वही उनको बताती है, तो वो प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला है और उसको क्षमा चाहिए, तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नमेंट समझिए आप, तो प्रेसिडेंट उसको क्षमा कर देंगे। ठीक है, यानी कि वो प्योर फ्रीडम हो गया उसका, प्योर फ्रीडम। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब होता है लघुकरण, लघुकरण। ये क्या होता है कम्यूटेशन? कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि चेंज नेचर, है ना। कम्यूटेशन यानी कि सी है तो सी से CHANGE चेंज, और जी है NG, तो हमारा नेचर, यानी TUR नेचर, यानी कि सजा का नेचर को चेंज करके हल्का करना। मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको मृत्युदंड न देके उसको हम क्या करेंगे कि कठोर कारावास दे देंगे, तो उसका नेचर चेंज हो गया, टाइम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, उसका नेचर चेंज हो गया। ओके, यानी मृत्युदंड से कठोर कारावास। फिर हमारा होता है रिमिशन। रिमिशन, रिमिशन मतलब होता है परिहार, परिहार, यानी कि रिमिशन यानी कि री से रिड्यूस, रिड्यूस, और रिड्यूस क्या करेंगे? टाइम या टेन्यूर या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, ये सब ये जो बता रहा हूं सब ट्रिक है। रिड्यूस ड्यूरेशन,
यानी यदि किसी को 10 साल की सजा है ना, उसको आप 5 साल की सजा कर दिए। किसी को 4 साल की सजा दी गई है, कोर्ट ने दिया, और प्रेसिडेंट कह देंगे कि भैया इसका नेचर तो बहुत अच्छा है, तो एक काम करते हैं, इसको 4 साल नहीं, इसको 2 साल की सजा हम दे देते हैं। तो वो रिमिशन होगा। वो कौन कर पाएगा? प्रेसिडेंट ही। ठीक है, यानी कि जो 2 साल है, 2 ईयर्स का है, उसको 1 साल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रिस्पाइट। रिस्पाइट रिस्पाइट में एस से स्पेशल और पी से प्रेग्नेंट वुमेन। रिस्पाइट का मतलब होता है विराम। विराम कर दो भाई, तुम आराम कर लो। जैसे स्पेशल, स्पेशल केस में होता है। स्पेशल केस में जैसे हमारा प्रेग्नेंट, हमारा वुमेन है, तो यदि हमारा प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला है, और उसको कुछ सजा मिली है कठोर, तो कठोर सजा तो नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसको आराम की जरूरत है। तो उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रिस्पाइट लेके आते हैं और कहते हैं कि इसको आराम वाली सजा दे दी जाए। ठीक है, इसमें आपका ड्यूरेशन, मतलब कि 5 साल की सजा है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो 5 साल की सजा तो काटनी ही काटनी है आपको है रिस्पाइट में। लेकिन बस ये रहेगा कि मान लीजिए कि पत्थर तोड़ने का काम मिला है आपको, आप प्रेग्नेंट है, तो कहेगा ठीक है, इनको पत्थर मत तोड़वाओ, इनको क्या करो कि दिया सलाई बनाने का दे दो, या सुई धागा कुछ काम दे दो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये चीजें आपकी रिस्पाइट हो गई। ओके, फिर एक आता है हमारा रेप्रीव। रेप्रीव रेप्रीव का मतलब क्या होता है? प्रतिलंबन, है ना, प्रविलंबन। ये क्या होता है? इसमें है कि यदि किसी को मृत्युदंड मिल गया, ठीक है, तो अब क्या है कि अच्छा व्यक्ति है, तो उस पे क्या है ना कि प्रेसिडेंट ने टेम्परेरी स्टे लगा देते हैं, कि कुछ समय और देते हैं। मान लीजिए कि 10 दिन के बाद उसको फांसी दी जानी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसको पुनः विचार करते हैं, इसको फिर चांस देते हैं कि ये प्रूव करे कि एक अच्छा इंसान है, तो कुछ टाइम के लिए उसका मृत्युदंड रोक दिया जाता है, यानी कि टेम्परेरी स्टे। टेम्परेरी स्टे, ठीक है। ये तो ये जो आपके 5 तरह के पार्डनिंग पावर हैं, है ना, प्रेसिडेंट के, उसको भी आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या है? दूसरा हम देखेंगे वेटो पावर। जनरली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि वेटो पावर है क्या। वेटो पावर, वेटो शक्ति है क्या? देखिए, बता रहा हूं आपको मैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि आत्यंतिक जो होता है, यानी कि जो पूरा जो है, आप समझेंगे इसको, यानी कि एब्सोल्यूट मतलब सीधे मना कर देना, वीटो मतलब मना करना, सीधे मना करना। मान लीजिए कोई सरकार बिल लेके आती है ना, तो प्रेसिडेंट कहेंगे भैया ऐसा है, इस बिल पे मैं साइन नहीं करूंगा, मैं हटाइए, ये गलत है, ले जाइए, है ना। तो जैसे उस बिल को एब्सोल्यूट वीटो के तहत रिजेक्ट करते हैं, यानी कि अपना जो असेंट है, जो अनुमति है, नहीं देते हैं, तो उसी तुरंत वो क्या, जो बिल होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। जैसे क्या हुआ था कि आप देखेंगे कि 1954 में, 1954 में, अब 1954 में प्रेसिडेंट कौन रहे होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया ना कि उस समय जो गवर्नमेंट थी, एक बिल लेके आई। कौन सा बिल? पेप्सू। पेप्सू यानी कि पटियाला, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म है। इसको लेके आई, यानी कि पटियाला और जो ईस्ट पंजाब है, जो पूर्वी पंजाब है, उनको मिला के एक स्टेट बनाने का बिल लेके आई कांग्रेस पार्टी ने। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है,
आप इसको अलग नहीं बना सकते, ये जो है रहने दीजिए आप इसको। तो अपना इन्होंने एक्सेंट नहीं दिया, एसेंट इन्होंने नहीं दिया, खारिज कर दिया, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया और ये हमारा एक्ट नहीं बना। तो ये हमारा होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, यानी कि सीधे मना कर देना, ठीक है। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में ये होता है कि ये क्या करते हैं कि ये रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेज देते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा है, आप जो बिल बना के हमको भेजे हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं और आप उसको सही कीजिए और आप मुझे भेजिए। तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और उसके बाद फिर पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करके उसमें कुछ सुधार करे या ना करे, फिर यदि भेजेगी प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उनको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। सस्पेंशन यानी कि कुछ समय के लिए रोक देना, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देना, वापस भेजना। तो जैसे क्या हुआ था, एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे कि 2006 में ना हमारे कौन प्रेसिडेंट थे, आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया कि उस समय गवर्नमेंट जो थी वो हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल लेके आई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल लेके आई यानी कि उसमें डिफाइन किया गया कि कौन कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे और कौन कौन नहीं आएंगे। तो इस बिल को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो पढ़े लिखे, तो उन्होंने पढ़ा। उन्होंने फिर क्या किया ना कि भेजा पार्लियामेंट को कि आप इसको फिर देखिए, सुधार कीजिए, ये कमियां हैं, फिर मुझे लेके आइए। तो पार्लियामेंट फिर इसको सुधार करने के बाद फिर लेके गई और फिर उसके बाद कलाम साहब ने उस पर साइन कर दिया। तो हमारा सस्पेंसिव वीटो हो गया, ओके। फिर हमारा आता है एक हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, देखिए पॉकेट वीटो ये है ना कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये नाइदर न तो इसको रेटिफाई करेंगे, यानी कि न तो सहमति देंगे उस बिल को जो पार्लियामेंट ने दिया है, न रिजेक्ट, न तो उसको रिजेक्ट करेंगे और न ही नॉर रिटर्न, और न ही वापस भेजेंगे। एक तो अपनी सहमति भी नहीं देंगे, उसको कैंसिल भी नहीं करेंगे एब्सोल्यूट वीटो की तरह, और नहीं उसको रिटर्न करेंगे सस्पेंसिव वीटो की तरह। वो चुपचाप अपने पास रखेंगे। और कितना रखेंगे ये टाइम मेंशन नहीं है, इनडिफाइन या इनडिफिनिट टाइम के लिए, ठीक है। ये हमारा क्यों पॉकेट वीटो, क्यों, क्योंकि इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका टाइम जो है डिफाइन नहीं है। अभी क्या है कि प्रेसिडेंट महोदय ने भी आर्टिकल 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि आप मुझे बताइए कि जो ये पॉकेट वीटो है ना, इसका टाइम क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ने इनसे पूछा, गवर्नमेंट से पूछा था, तो इन्होंने रिप्लाई सही से नहीं दिया, तो वो अभी भी क्लियर वो नहीं हुआ है, ओके। तो ये चीजें हमारी आ गई। यहाँ पे जो पॉकेट वीटो है ना, इंडिया का पॉकेट वीटो अमेरिका के पॉकेट वीटो से बड़ा है, ठीक है। अब कैसे, अमेरिका में क्या होता है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, सीनेट जो है, यदि वो बिल भेजी है तो आपको रिजेक्ट करना है, स्वीकार करना है, जो भी कुछ करना है, 10 दिन के अंदर आपको भेजना ही भेजना है। लेकिन इंडिया में हमारा पॉकेट वीटो बड़ा है, ये भेजे या ना भेजे कोई मतलब नहीं है। जैसे क्या हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 1986 में, 1986 में कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने क्या किया, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसको उन्होंने क्या किया, भेजा ही नहीं, वो अपने पास ही रखे रहे। तो जब अपने पास रखे रहेंगे तो हमारा वो बनेगा ही नहीं, एक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमारी थी। तो आपने वेटो पावर देख लिया, फिर हमारा आपने पार्डनिंग का देख लिया, है ना, इम्पीचमेंट देख लिया आपने इलेक्शन देख लिया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है इसका।
एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, किसके? प्रेसिडेंट के। तो जो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर हैं, जो कार्यपालिका का जो पावर है इनका, वो क्या है? एक तो आप देखेंगे अपॉइंटमेंट करेंगे, ये अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति देंगे। किसको देंगे नियुक्ति? भैया देखिए, जो हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, उसको ये नियुक्त करते हैं और उन्हीं के प्लेजर में ये हमारे रहते हैं, यानी कि जब प्रेसिडेंट चाहें इनको गवर्नर हटा दें। यहाँ प्रेसिडेंट के चाहने से नहीं होता है, बल्कि जो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्रिमंडल है, उसका जो सुझाव रहता है, उसी पे हमारे प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुझाव देगा कि इनको गवर्नर बनाइए, प्रेसिडेंट बना देंगे। फिर वो गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं, इनको हटा दीजिए, बस साइन तो करते हैं प्रेसिडेंट, और कुछ करते नहीं है, तो हटा देगी। उसके बाद पीएम को भी ये पॉइंट यही करते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको शपथ दिलाना, अपॉइंट करना, ये सब हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, वो पीएम के सुझाव से। ओके, जो भी हमारे जजेस होते हैं, जजेस, वो जजेस चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट में, सबको अपॉइंट यही करेंगे। जो भी हमारे कमीशन हैं, जो भी हमारे कमीशंस हैं, उन सबका अपॉइंटमेंट यही करते हैं। वो कमीशन जैसे क्या हो गया, एससी, एसटी, ओबीसी जो कमीशन हो गया, ठीक, आयोग, उसको ये जो इलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, यूपीएससी यही करेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट यही करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, ये जो तीनों फोर्स हैं, तीनों फोर्स कौन? आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स, एयरफोर्स, ये तीनों का क्या है? सुप्रीम कमांडर, यानी कि मुख्य सेनापति के तौर पे ये हमारे काम करती हैं। ठीक है, और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रिपरिषद के सुझाव पे ये काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इनका? ये हमारा प्रशासन चलाते हैं, एडमिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरीज, जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको ये चलाते हैं डायरेक्टली। किसके थ्रू? थ्रू हमारे एलजी, एलजी, एलजी हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि आप देखेंगे कि दिल्ली में जो हमारे एलजी होते हैं, है ना, तो सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल साहब थे, लेकिन एलजी और सीएम के बीच में टसल था। तो सीएम और एलजी के बीच में टसल आप ये समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एलजी किसका है? गवर्नर का। गवर्नर किसका है? सरकार का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सरकार में वहां पे टसल था। ठीक है, जो भी बिल पास करती थी एलजी लटकाते थे, काम नहीं करने देते थे। ठीक है, और अब देखिए सेम गवर्नमेंट है तो काम करने दे रहे हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें समझना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखिए, एक है आपका कि जो भी हमारे लेजिस्लेटिव पावर हैं, यानी विधायी विधायी शक्तियां क्या क्या हैं इनके, वो देख लीजिए। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियां, विधायी, है ना। इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79, इसमें जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है, यानी कि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट। ये ये आर्टिकल 79 में है। ठीक है, ओके। देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना, वो क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है,
तो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, जो सत्र होता है, उसको वो बुला सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट का सेशन कब स्टार्ट होगा, कब क्या होगा, उसको बुला सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसको, उस सत्र को भंग कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं सेशन को। ठीक है, वो के बाद उसके बाद क्या है, डिजॉल्व कर सकते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा को भी डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खत्म, भंग कर सकते हैं उसको। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं। कब, जब हमारा इलेक्शन खत्म हुआ, हमारे 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ, पीएम मोदी साहब चुन के आए, तो पहली बार सब एमपी जब इकट्ठा होंगे न्यू पार्लियामेंट में, तो पहला संबोधन कौन करेंगे, हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, और नए साल पे संबोधन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ओके, उसके बाद देखिए, आर्टिकल 111 है, आर्टिकल 111 111, ये क्या करेंगे कि ये हमारा असेंट करते हैं, असेंट टू बिल। ये जो आप देखे हैं, जो वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो, वो एक अलग है। ये हमारा असेंट टू बिल्स, बिल्स के लिए है। इसमें क्या, या तो आप असेंट अपना देंगे, या विथहोल्ड करेंगे, विथहोल्ड करेंगे यानी कि रोक लेंगे, या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे। या तो अपना बिल दे देंगे तो पास हो जाएगा, विथहोल्ड करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, रुके रहिए, और रिटर्न करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आप समझिए, जो विथहोल्ड है ये हमारा सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो है। अरे सॉरी, जो विथहोल्ड किए तो ये खत्म हो गया, ये हमारा पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो की तरह काम करेगा, समझाने के तौर पे बोल रहा हूं मैं। रिटर्न कर दिए हैं आप, तो सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और गिफ्ट दे दिए, ठीक है, यानी कि माने या ना माने, तो आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वीटो, वीटो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, एक आता है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग है, अध्यादेश, जो आपके अध्यादेश होते हैं, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट आपकी नहीं चल रही है, और पार्लियामेंट नहीं चल रही है और कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस केस में सरकार जो है, यानी पीएम क्या करेंगे, जाके प्रेसिडेंट को बोलेंगे आर्टिकल 78 के तहत कि साहब ऐसा है कि आप एक बिल को पास करा दीजिए, ठीक, कानून बना दीजिए, है ना, और हम तुरंत लागू करते हैं। जैसे कोविड-19 आया, तो यदि सरकार को लगा कि कोविड-19 आने के बाद लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनाना है, और सेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड में सारे डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो सेशन नहीं चल रहा था, तो उस समय क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट्स क्या करेंगे कि एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, एक बिल लेके आएंगे, वो कानून लेके आएंगे, और वो कानून तुरंत इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरे इंडिया में। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म होगा, यानी कि सेशन फिर हमारा रीअसेंबल होगा, फिर लोग बैठेंगे पार्लियामेंट में, तो 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर आपको उसको पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डिनेंस पावर में आ गया। ओके, तो ये सब सारी चीजें थी आपको। ठीक है, अब देखिए, वीटो पावर आपको बता दिया गया है, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है, हिंदी में देखते हैं पहले। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति केवल संवैधानिक मुहर या नाम मात्र का प्रमुख है, फिर भी इस पद के पास महत्वपूर्ण प्रभाव और विवेकाधीन शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है इनके पास। चर्चा कीजिए। ओके, तो आपको ये बताना पड़ेगा, इंट्रो में लिखना पड़ेगा आपको, एक बॉडी पार्ट,
एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इंट्रो में लिखना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, वो हमारे किस आर्टिकल से आते हैं, पहले वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कि ये तो हमारे संवैधानिक मुहर हैं, यानी कि आर्टिकल 52 में आते हैं। ये नाम मात्र के प्रमुख हैं। नाम मात्र के प्रमुख मतलब कि ये जो भी काम करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सुझाव पे करते हैं, यानी कि 74 आर्टिकल के तहत ही करते हैं। ओके, तो इन सबको लेके आप इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों को किस आर्टिकल में ये है आप देखिए। तो यानी कि संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है। बिल्कुल सही है। हालांकि हाउएवर अनुच्छेद 74 जो है ये क्या करता है, अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति जो हैं ये मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, उनके सलाह पर ये काम करेंगे। लेकिन यह पद केवल औपचारिक नहीं है। ओके, राष्ट्रपति संविधान के सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा वॉल्व के रूप में कार्य करते हैं। ओके, सेफ्टी वॉल्व, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी सेफ्टी वॉल्व कहा गया था, उसी प्रकार से आप समझिए कि राष्ट्रपति जो हैं वो हमारा सेफ्टी वॉल्व की तरह, सुरक्षा वॉल्व की तरह हमारे काम करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये नाम मात्र के प्रमुख हैं। अब इसको टैकल करना है कि नाम मात्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, अब इसको आपको लिखना है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको मेंशन करना पड़ेगा कि होल्ड रियल एग्जीक्यूटिव पावर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, लेकिन आप ध्यान देखिए, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो 42वां संशोधन हुआ था, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, और फिर हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ था। उसमें क्या था, देखिए सिंपल, इसमें हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी चल रहा था, तो जब आपातकाल चल रहा था तो उस समय एक बिल बनाया गया, कानून बनाया गया, और उसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट को जो कहा जाएगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे, वो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। लेकिन जनता गवर्नमेंट आई 1978 में, और उसने कहा कि जो 42वां में संशोधन में हुआ है उसमें बस ऐड कर दिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद जो सुझाव देगा प्रेसिडेंट को, वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए यानी कि पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं इसमें कि नाम मात्र के प्रमुख है, यानी कि अपने से डिसीजन नहीं ले सकते ये प्रेसिडेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद जो कहेगा उसी पे प्रेसिडेंट को काम करना होता है। समझ में आ गया आपको? ओके, तो नाम मात्र की स्थिति क्या है, सभी कार्यकारी कार्य जो हैं राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, आर्टिकल 77 में। यानी कि अनुच्छेद 77 में यह है कि जो भी आप काम करेंगे वो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट पे होगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जो भी हमारे पॉलिसी मेकिंग है, नीति निर्धारण है, वो सब किसके पास रहती है, वो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के पास रहती है। ठीक है, ओके, ये जो सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर जो है यानी कि स्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं, आप देखिए। औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, जैसे त्रिशंकु संसद हो गया, हंग पार्लियामेंट हो गया। तो जब हंग पार्लियामेंट हो गया यानी कि किसी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है और किसकी सरकार बने समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है, जब हंग पार्लियामेंट हो गया है, कि किसी दल को वो बोलें कि आप सरकार बनाइए। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो दे और इस्तीफा देने से इनकार कर दे, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यदि कोई इंफॉर्मेशन दिए हैं पार्लियामेंट में बहस के दौरान, और वो जो दिए हैं, जो लिखित
जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, पार्लियामेंट को बताए हैं, यदि वो गलत साबित होता है, तो उस केस में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा में अपना विश्वास खो देता है। उस केस में विश्वास खो दिया और अपना इस्तीफा नहीं दे रहा है। विश्वास खो देने का मतलब कि आप इस्तीफा दीजिए, गवर्नमेंट गिर गई आपकी। लेकिन यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस केस में ये पूरे मंत्रिपरिषद को ये बर्खास्त कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा है लोकसभा का विघटन। यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति सदन को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं तुरंत। ठीक है। पॉकेट वीटो आपको हम बताए हैं, आर्टिकल 111 के अंतर्गत क्या है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट में रखा था। ओके। ठीक है। संवैधानिक महत्व क्या है? राष्ट्रपति जो हैं संविधान के संरक्षक है अनुच्छेद 60 में, जिसमें ओथ लेते हैं ये। 78 के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं, जिससे वे एक ऐसे परामर्शदाता की भूमिका निभाते हैं जो सरकार को सचेत और प्रोत्साहित करते हैं। तो आर्टिकल 78 में आपको पता है कि ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि प्रेसिडेंट को सारी जानकारी दें। और आर्टिकल 60 में क्या है कि ओथ है, शपथ लेते हैं, और शपथ में यह है कि संविधान के ये संरक्षक कहे जाएंगे। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्षतः भारत का राष्ट्रपति न तो केवल एक रबर स्टंप है और न ही एक संप्रभु शासक। ठीक है। एक रबर स्टंप भी नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिशंकु गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट, तो उस समय एक्शन ले लेंगे, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को। ठीक है। और पॉकेट वीटो लेके आ जाएंगे। लेकिन शासक भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सुझाव देगा उसी पे वो काम करेंगे। यह पद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और एक संवैधानिक अभिभावक है, जो राजनीतिक अस्थिरता के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कानून के दायरे से कार्य में रह के कार्य करे। ठीक है। ये चीज आप हिंदी में समझ गए होंगे। वो हमारा इंग्लिश में है। क्वेश्चन है, आप देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is mere only constitutional seal or a titular head, yet the office carries significant influence and discretionary power discuss। तो आपको पता है कि आर्टिकल 52 के बारे में आप बताएंगे कि हेड ऑफ स्टेट है एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और 74 है कि जो हमारा प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। ये चीज आपका आ जाएगा और ये सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है, जो कि हिंदी में बताया मैं आपको। प्रेसिडेंट है, ये हमारा टिटुलर हेड जो है हमारे, ये कैसे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री। ओके। और इसमें क्या करता है कि जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमारा किसके हाथ में रहता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है। प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर नहीं है। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44 जो है उसके मैंने आपको बताया है कि 42nd में था, उसमें था कि जो प्रेसिडेंट को बोला जाए प्रेसिडेंट वो करे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेगा। लेकिन जनता गवर्नमेंट आती है, उसने कहती है कि नहीं भाई, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट वो पूरा नहीं करेगा, बल्कि एक बार उनको क्या कर सकते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए वो भेज सकते हैं। नॉमिनल स्टेटस देखेंगे आप कि जो आर्टिकल 77 है उसमें क्या है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन और टेकन इन द प्रेसिडेंट नेम। आर्टिकल 77 में है कि जो भी हमारे कार्यपालिका के कार्य होंगे, एक्शन होगा, वो हमारा आर्टिकल 77 के अंतर्गत इनके नाम पे होगा। ठीक है। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? हंग पार्लियामेंट। ठीक है। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड पॉकेट वीटो। याद रखिएगा, हंग पार्लियामेंट हो जाएगा, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा यदि वो कॉन्फिडेंस लूज कर दे लोकसभा में। ठीक है। और रिफ्यूज कर रिजाइन करने के लिए। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि अपनी मेजोरिटी खो दे, ठीक है, तो उस केस में हम लोकसभा को हम डिजॉल्व कर देंगे और पॉकेट वीटो को आप दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस आपको पता है कि ये हमारा प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 70 में हम आर्टिकल 60 में हमारा ये ओथ भी लेते हैं एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 78 में देखते हैं कि जो पीएम है उनका काम है कि जाके सुझाव दें, बताएं, हर चीज जानकारी दें प्रेसिडेंट को। ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है। एक तो हमारा प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा हमारा कि पीएम आके इनको
पूरी स्थिति बताएं। ये हो गया, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है कि इन कंक्लूजन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नाइदर अ रबर स्टैम्प नॉर अ सोवरिन रूलर, ठीक है। ये न तो हमारे रबर स्टैम्प है और न ही हमारे संप्रभु शासक हैं। द ऑफिस इज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो हमारे राष्ट्रीय एकता और हमारे संविधान के गार्जियन के रूप में देखा जाता है, वो प्रतीक है। who ensures that the government function within the framework of the law during the political instability, मतलब कि जब हमारा राजनीति इनस्टेबल होती है ना, अस्थिरता रहती है, तो अस्थिरता के समय भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है कानून के अंदर रह के काम करेगी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है, और वो क्या करते हैं कि नेशनल यूनिटी मेंटेन करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप ये चीजें देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैप बनाया हूं मैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। वो जितना आपको बताया हूँ सब एक पेज में ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसलिए इसको मैं इस पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो ये था आपका प्रेसिडेंट के बारे में, पूरा आपको बताया हूँ मैं कि क्या चीज़ है, पूरा की लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ओके। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर क्या है इनके, ठीक है। उसके बाद वीटो पावर कौन कौन से हैं इसको हमने देखा। पार्डनिंग पावर क्या है उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूँ आपको, है ना। उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है इसको डिफाइन किया हूँ मैं, एक एक प्रोसेस, है ना। उसके बाद क्या है कि इनका जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, है ना, वो कैसे होता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल दिया हूँ, और यहीं से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ओके। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताए हैं हम लोग, है ना। और इसका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया, अंबेडकर जी नेहरू जी का क्या ओपिनियन था, पार्लियामेंट में कैसे बहस हुई, किस तरीके से हमने ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम और अमेरिका का प्रेसिडेंट का कंसेप्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया। ये सब सारे कंसेप्ट आपको मैं इस क्लास में समझाए हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, पॉलिटी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एमसीक्यू हैं, ठीक है। और जैसा है आप मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।